अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है शाज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह खान। और आज जुमा है, कॉलर्स डे है, आपकी बातें सुनेंगे। नंबर्स फ़ोन पर भी गर्दिश कर ही रहे होंगे, मैं एक बात दोहरा भी देता हूँ। 0213 233 0927 28 और 29। हमारे पहले कॉलर हैं रियाज अरशद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके लिए और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सबके पूरे पाकिस्तान के लिए। और सर आप ठीक ठाक? जी जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, बस मुझे हमेशा की तरह ही कोई 2-3 बातें करनी है। पहले तो बाबा बुल्ले शाह के शेर से शुरू हो गया। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बुल्ले हासिल की किता जे तू रब ना किता राजी। वाह। अब सर वो सिर्फ 2-3 चीजें जो वो आपको बताया हुआ कि दिल हल्का करने के लिए करते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है। वो यहाँ लाहौर में हमारे बड़ा हेलमेट पे चल रहा है, पहले 2000 रुपया था, 5000 रुपया कर दिया है। तो हमारे हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जी ये 2 की बजाय 5 करना चाहिए। बड़ी उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारे पे बड़ा रहम किया है लाहौर की आवाम। क्या बढ़ा दिया? मैं समझ नहीं आ रही सर। हेलमेट के ऊपर पहले हेलमेट के ऊपर जुर्माना था 2000 जुर्माना 5000 हो तो गया। हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने कहा जी ये 2 की बजाय 5 करें, 5000 तक करें जुर्माना इसके ऊपर। तो उनसे बस एक छोटी सी अर्ज थी कि जो पूरे लाहौर के इर्द गिर्द और पंजाब में जो जरी रकबे जहाँ पे गंदम उगती थी और सबको गंदम मिलती थी, वो खत्म हो गई है। और उसके बारे में भी कोई एक्शन लिया जाए, जहाँ पे सब हाउसिंग स्कीमें बन गई हैं, तो उनके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात सर के पिछली हुकूमत जो थी, लोग समझते हैं कि शायद वो पनामा लीक्स की वजह से खत्म हुई थी, पर मेरे ख्याल में वो बात शुरू हुई थी डॉन लीक्स से। तो अल्लाह करेगा अब दोबारा उस तरह की कोई डॉन लीक्स आए तो जो हमारे मसले मसाइल हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाए। और आखिर में बाकी कैसे शुरू में अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एंड में जोर को सलाम है जी। ठीक है। वैसे पिछली वाली डॉन लीग्स के बाद जो हुआ था वो मेरा ख्याल है कि मुल्क को उसका कम ही फायदा, कोई फायदा नहीं, बात का बतंगड़ बनाया गया ना। साउद रफाकत साहब हैं जनाबपुर से, जनाब नगर। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे प्रोड्यूसर साहब, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, मैंने कहा क्या हाल चाल आपका? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत, शुक्र। मैं बदकिस्मती है कि आपने मुझ पे सलामती दी है और मैं मुल्की कवानीन की वजह से आपकी सलामती को भी नहीं जवाब दे सकता कि हमारे खिलाफ ऐसे कवानीन मुल्क के अंदर राइज हैं कि जिन पे हमारी पकड़ दकड़ हो सकती है। जनाब नगर से बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपको बता ही दिया आपके कोऑर्डिनेटर ने। पिछले जुमे को भी मैंने कॉल की थी और बात हुई थी काला गुजरा जिला जेलम के हवाले से कि वहाँ एक अहमदिया बैतुल जिक्र पर एक तहरीक लबैक के अलामा साहब ने, मैं जो ज़िले इंतज़ामिया है पुलिस के में ये काम लगाने की कोशिश की कि अगर 10 मुहर्रम हराम से पहले इस इबादतगाह के महराज या जो मीनार वगैरह वो ना गिराए गए तो हम खुद गिराएंगे। तो कॉल ख़त्म होते ही कुछ देर के अंदर वो चले गए अपने हवारियों के साथ और फिर उन्होंने जाके बैतुल जिक्र के जो मीनारे थे उन्हें गिरा दिया। इस वक्त एक मामला और जो दरपेश है वो ये है कि अभी ये जो रियाज साहब ने भी शेर पढ़ा था कि हज और सारा कुछ तो कर लिया लेकिन बात ना बन सकी। मामला ये है कि कुछ ही दिन मतलब कि आज की जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डीपीओ साहब है नासिर बाजवा साहब। चले मान लिया लामा साहब ने तो अपने जोन के अंदर आके कुछ ना कुछ कह दिया जो वो समझते हैं कि शायद मुनाफराना हमारे खिलाफ बातें करना ही उनका काम है, हमारे इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना, हमारी कब्रों को नुकसान पहुंचाना, हमारे जो मजहबी हकूक है उन्हें पामाल करना ही शायद इन लोगों का काम है, मोहब्बत फैलाना इनका काम नहीं है। लेकिन डीपीओ साहब को तो कानून नाफिज करने के लिए वहाँ पे रखा गया। हमारी आपकी उस जिले के अंदर मौजूद जो हमारी कम्युनिटी है, उस जिले के अंदर जो मौजूद जो हमारे घर हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी है उस डीपीओ साहब के पास। लेकिन बदकिस्मती कि आज उन डीपीओ साहब ने हमारे लोगों को बुलाया और उन्होंने उन्हें फोर्स किया महबूदाबाद में, पिंड दादन खान में, जेलम शहर में कि यहाँ पर आपकी जो भी अहमदिया ब्यूटी जिक्र हैं उनसे मीनारे भी गिराएं, महराब भी ख़त्म करें और अगर बैतुल जिक्र के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी मुकद्दस तहरीरात लिखी हुई हैं तो उन्हें भी मिटाया जाए। सवाल ये है और गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि ऐसा मोहलिक
डीपीओ वो खास झेलम में रहे या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो तो खुदकुश बम्बार की नौयत रखता है कि वो तो हमारी जान यहाँ पे भी लेने के दर पे है, और किसी और जिले में अगर उसको तैनात करेंगे तो वहां पे भी वो यही काम करेगा। एक डीपीओ के क्या प्राइस होंगे ज्यादा से ज्यादा? मेरा आपकी भी खिदमत में सवाल है, जो लोग मेरे सुन रहे हैं उनकी खिदमत में भी सवाल है कि क्या एक आम शहरी की हिफाजत करना, मजहब को तो छोड़ दें, उसकी जान माल इज्जत वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी इबादतगाह का तहफ़्फ़ुज़ करना इस डीपीओ का काम है, ना कि वो लोगों को बुला के उन्हें फोर्स करे कि आप खुद ये काम करें। बिल्कुल नाम भी इसलिए लेना पड़ा, नासिर बाजवा साहब वहाँ पे तैनात हैं कि बसद एहतराम जो हमारी इंतजामिया है, आप लोगों के तवस्सुस से भी ये बात चलती है, तो दरख्वास्त ये है कि बराए करम थोड़ा सा डीपीओ साहब को भी मुखातिब करके अर्ज करें कि उनके जिम्मे जो काम है वो क्या है। बिल्कुल सही जी, ठीक हो गया, सही सही कह रहे हैं। मतलब पिछली दफा डीपीओ ज़िले इंतज़ामिया का काम है, ये इनका काम अमन नहीं है। रखना और बाहमी हम आंगी रखना, हाँ, लेकिन ये नहीं है उनका काम, ये काम नहीं है ये उनका कि उनका वो काम। एक कम्युनिटी बिल्कुल, की। इसमें तो कोई दो राय मसला नहीं। ये है कि क्या कर लेंगे, वो तो एक अलग बात है जी। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में अगर उनको लग रहा है कि डीपीओ बायस है तो दे कैन गो हायर अप। यार हायर अप भी बायस ही होंगे, हायर अप में कहाँ जाएंगे? लेकिन जब आपको नहीं, कभी कभी ये देखें, वो एक तो ठीक है ओवरऑल सिस्टम खराब है, वो कभी कभी इंडिविजुअल जो है ना कोर्ट वो अगर जो है कोर्ट्स में इस तरह की चीजें मतलब ठीक है वहाँ सुनवाई हो ना हो, लेकिन इन्हें चैलेंज करते रहना चाहिए। चैलेंज कर देना, ये तो है। राहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अच्छा मैं एक बात करूँगा, एक तो पहले आप लोगों का थोड़ी सी मैं आज तारीफ करूँगा आपके प्रोग्राम की, क्योंकि मैंने 16 जून को अपने इलाके के इश्यूज उठाए थे, तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जो मैंने पहले भी कहा था ये DHA और प्लेसमेंट कंटोनमेंट बोर्ड में वन ऑफ द फेवरेट और मतलब खास चैनल है जो देखा जाता है। उन्होंने चले जी हम लोगों की सुनी, उन्होंने जो हमारी सर्विस रोड है जिसमें हमारे नादरा मेगा ऑफिस है, कमर्शियल बिल्डिंग शोरूम्स है, वहाँ 100 फीट चौड़ी रोड है, उसके रोड के बीच में उन्होंने डिवाइडर लगा दिए। इससे ये हुआ कि जी रोड एक जो बेहंगम ट्रैफिक थी वो कंट्रोल हुई है, फिर जो बैंक्स के सामने स्नैचिंग होती थी वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई, क्योंकि उनको भागने की जगह नहीं मिलती। स्नैचिंग करने के बाद ना रोड ज़ाहिर बंद है, वो कहाँ जाएंगे, तो डिवाइडर ऊपर है, मतलब वो हैं तकरीबन 1.5-2 फीट के, तो ऊपर से क्रॉस भी कर सकते वो। तो इसके लिए क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैंने अपना पर्सनल बता रहा हूँ जितने मसाइल उठाए हैं उनमें से माशाल्लाह 60-70% मेरे मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। तो इसकी मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ, थैंक्स। और एक आखिरी बात और करूँगा कि ये कंटोनमेंट बोर्ड ने एक और स्ट्रीट पे जो डिवाइडर लगाए हैं उनसे मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट है कि एक स्ट्रीट है जो खुली भी है, बाकी स्ट्रीट उन्होंने बाद में जो है 100 फीट चौड़ी रोड उस पर उन्होंने उसके पैसेज दिया हुआ है, एक छोटी स्ट्रीट को उन्होंने क्लोज नहीं किया। तो आपके प्रोग्राम के तो उसके रेफरेंस से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी काइंडली उस रोड को बंद कर दें, तो जो हैवी ट्रैफिक है उस रोड पे सारी डाइवर्ट हो गई है वो ना हो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम। ठीक है राहील भाई, चलिए अच्छी बात है, किसी का कोई काम तो हुआ। हमें लगता था कि किसी का कोई काम हल नहीं होता, लेकिन चलो कभी अगर हो भी जाता है तो अच्छी बात हम है। अपने काम की भी बात कर लिया करें कभी। हाँ, आपकी भी तो पूरी सड़कें खुदी हुई है ना। मेरी तो वो तो छोड़ ही दो ना यार, वो बहुत वो एक फोन कॉल की बात नहीं है। कैंटोनमेंट का नहीं कामरान अली हैं नवाब शाह से। सलाम जी जी। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की, कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की, खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का और बजती है एक हाथ से ताली जनाब की। हर अंजुमन में लाल बुजक्कड़ बिठाए हैं, हर अंजुमन है देखने वाली जनाब की। M9 मोटरवे के हवाले से दो गुजारिशात हैं। एक तो ये कि कल मेरे सामने एक हादसा हुआ, टायर बस्ट हुआ, वो जो है अपना मोटरवे पर DHA सिटी के करीब, और वो गाड़ी को हादसा पेश आया। तो जो M9 मोटरवे पर जो बरसाती पानी की निकासी के लिए वो बने हुए हैं चैम्बर्स, उनके जो ना ढक्कन गायब हैं। और दूसरा ये है कि वो बहुत ही नाकिस मटेरियल से बनाया गया है, सुपर हाईवे के ऊपर ही लेपा पोती करके बनाया गया है। और तीसरा ये है कि जो सर्विस एरिया है नूरियाबाद के पास, वहाँ जो है वो उसकी सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, खस्ता हाल हो गई है। तो जो लोग जाते हैं रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए या फिर क़याम ताम के लिए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
उनको वापस आना है। और कल शदीद बारिश हुई है तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सही। तो ये गुजारिश है विफाकी वजीर मवासलात जो असद महमूद साहब हैं उनसे कि इस मसले को सीरियस लें और इसको, और दूसरा ये कि कम से कम M6 मोटरवे जो है वो उसी पाक चाइना फ्रेंडशिप जो CPEC प्रोजेक्ट है वो उसी कंपनी के तहत बनवाया जाए जिससे M5 मोटरवे बनवाया है, ना कि जो M9 मोटरवे की कंपनी है उससे बनवाया जाए। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। आसिफ खान साहब हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैंने एक दरख्वास्त भी करनी थी, इल्तिजा भी करनी थी और आप इसको सवाल भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 30-40 के करीब सिक्योरिटी इदारे, पुलिस वगैरह, XC और बाकी इंटेलिजेंस इदारे, लेकिन पिछले 20 सालों से हम दहशतगर्द पर अभी तक काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि हम हर साल अरबों डॉलर इन सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, मतलब दहशतगर्द जब चाहे चाहे जैसे चाहे हमला कर देते और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। और अब तो रोजाना के हिसाब से इस तरह के हमले हो रहे हैं सर। जी, आपका सवाल आखिर क्या वजह है कि इतना अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी 20 सालों में हम दहशतगर्दों पे काबू ना पा सके? जो रीजन होगी सर, जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो तो सारे अपने मसले डिस्कस करते, मगर नवाज हो गए, राना सनाउल्लाह हो गया और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे आपस में लगे हुए। और खैबर पख्तूनख्वा में तो उस वक्त तकरीबन मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ठीक, थैंक यू सर। शुक्रिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आज की या कल की वीडियो थी शायद, और मेरा ख्याल है कि शायद वो IG के भी पुलिस थे, तो वहाँ पर एक जो हमला अभी हाल में हुआ था ना, तो बहुत ही जज्बाती बयान था। उसने कहा कि यार अब मैं मतलब और मेरे जो जवान शहीद होते हैं ना, मैं उनकी फैमिलीज़ का सामना नहीं कर सकता। कुछ ऐसी भी बात चल रही है। अब तो सारा आप टारगेटेड है ना? टारगेट है, बिल्कुल। डॉक्टर खुशी राम हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम सर। एक तो आप सबको सलाम हमारी तरफ से। वालेकुम मैं सलाम। आपसे थोड़ा सा एक मसला डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाँ। इत्तेफाक कल मेरा एक जाना हुआ था, मेरी मदर की मारूती ज़मीन है समारो तालका में, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में। ओके। तो वो 53 एकड़ जो वालदा से हम भाइयों की तरफ हमारे को रजिस्टर होनी है। ठीक। हेलो जी 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 जी। तो जी। उसमें ये हुआ है कि अभी जब मैं कल रजिस्ट्रार के पास पहुंचा और अस्टाम वेटर के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका खर्चा जो आज से 3 महीने पहले, सिर्फ 25 मार्च 2023 से पहले उसकी मार्केट और इसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू थी वो 80,000 रुपये पर एकड़ थी। अब गवर्नमेंट ने वो चेंज करके 7 लाख रुपए 7,03,000 रुपए कर दिए। अब उस हवाले से अगर हम अपनी वालदा की ज़मीन अपने नाम लेना चाहते हैं, जो कि काफ़ी बरस की है, जिसकी कोई इनकम भी नहीं है अदर देन दैट, वो हमारे को उसकी अगर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो वो तकरीबन उसका 28 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो जो एकदम जो 70 से 80,000 से 7,03,000, एक तो ये मुश्किल आ गई है कि अगर इस तरीके से बहुत सारे, जैसे एक भाई मेरे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैंने 14 एकड़ ज़मीन ली है 4.25 लाख रुपए के एकड़ के हिसाब से, अब मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ तो ये कहते हैं 7,03,000 रुपए के हिसाब से। अब जब मैंने उनसे मालूम किया ये माजरा क्या है, तो उन्होंने कहा इस उमरकोट डिस्ट्रिक्ट और मिठी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है कि बहुत सारी ज़मीनें थरकोल प्रोजेक्ट उस चक्कर में गवर्नमेंट ने पहले कोई इसकी मुश्किलें हैं कि जो हुक्मरानों ने कम रेट में ली हुई हैं, अब उसका रेट बढ़ा चढ़ा के वो उसको प्रेजेंट करना है, जस्टिफाई करना। उस रगड़े में पूरी कौम जो है ना वहाँ की डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की और डिस्ट्रिक्ट मिठी की परेशान है। जिनके मारूती हैं, जिन्होंने पहले बेचारों ने कम रेटों में सौदे भी किए हुए हैं, जो वहाँ पे 2.5, 3, 3.5, 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं है मार्केट वैल्यू, 100% जो मार्केट वैल्यू। तो इस पे थोड़ा सा आप हमारी बात आगे तक पहुँचाएं तो मेहरबानी रहेगी। नहीं ज़रूर। अच्छा, अब ये इससे होगा क्या कि लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फिर आगे जाते हुए उनके लिए ही कानूनी मसला बनता है कि सर ये जो ज़मीन पे आप बैठे हुए हैं ये तो आपके दादा जान कभी आपने आगे अपने नाम पे की नहीं। अब ज़मीन अगर 5 लाख की है उसका ट्रांसफ़र 7 लाख का है, यार इसमें कोई सेंस बन रहा है?
और ये बहुत मेजर जंप है ना। ये तो बहुत यार, 80,000 से 7 लाख 7 लाख तक जा रहे हो यार। मतलब आप 1.5 लाख तक वक्त के साथ साथ वो अप्रिशिएट करता है। नहीं, इतना जंप तो नहीं कोई करता ना, ये तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब इस पर इंशाल्लाह हम देखते हैं, पता करते हैं कि इसका क्या कोई अगर तोड़ है तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। एक वक्फा ले लें। जी, तो हमारे अगले कॉलर हैं लाहौर से फयाज वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा सर, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि ये जो आम तौर पे हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ये जो एक रवैया है दुकानदार हजरात का, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वो यानी कोई इतना अच्छा नहीं है कि एक जो फॉर्मल चीज़ है, जो मैं कहता हूँ आमतौर पे, बड़ा मैंने कहा भी है कई जगह पे कि जब दुकानदार आपसे पैसे लेता है तो वो कम से कम ग्राहक को थैंक यू तो बोले, एक स्माइल तो दे। लेकिन मैंने देखा है कि ये चीज़ बिल्कुल मिसिंग है, यानी कि बहुत कम कहीं कोई है कि जो दुकानदार शुक्रिया बोल दे, वरना यकीन करें कि बिल्कुल इस चीज़ की इंतहाई कमी है। हाँ, अगर वो खुश इखलाक हो तो आप वापस जाएंगे ना उसके पास। अगर वो मुंह बना के आपको पैसे दे तो फिर आप बोलेंगे यार मुंह पर नहीं, वो यही है ना जी कि आप फिर सम टाइम यकीन करें, इतनी वो अजीब फील होता है कि बंदा पैसे भी दे रहा है और दुकानदार गाली भी खा रहा है ऊपर से। उसका जो है ना एक उसके माथे की शिकन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी कि बिल्कुल अजीब यानी कि रवैया है कि फयाज भाई, आपने कभी किसी दुकानदार से ये सवाल पूछा है? अच्छा, ये हर दुकानदार की बात कर रहे हैं, कोई मखसूस दुकानदार है? नहीं, ओवरऑल यकीन करें कि 80-90% जो रवैया है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने जो फील किया इधर लाहौर में रहते हुए, हालांकि इतना बड़ा शहर है, यहाँ मैंने फील किया तो है। आपने डायरेक्ट कभी जो आप हमसे कह रहे हैं उनसे कहा कि यार कभी थोड़ा मुस्कुरा तो ले भाई पैसे लेते हुए? मैंने कहा है सर, कई दफा कहा है, बल्कि अक्सर मैं कहता हूँ क्या कहते हैं? जवाब क्या मिलता है? पैसे लिए हैं, वो क्या कहते हैं? स्माइल तो दे दो, एक थैंक यू तो बोल दो कम से कम। और स्माइल तो फ्री है, उसके तो पैसे भी नहीं लगते। तो फिर क्या कहते हैं वो आगे से हाँ जी ठीक है करेंगे। और इतने बड़े बड़े स्टोर्स पे ये हालत है, मैंने यानी कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये चीज मिसिंग है। नहीं, बात आपकी सही है जी। नहीं, बात आपकी सही है। हम कहते हैं ना सर्विस विद अ स्माइल। हाँ, कुछ नहीं जाता है छोटी सी बात है, लेकिन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। मतलब जैसे ये तो इन्होंने दुकान की बात की, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं बाहर मुल्कों में, हमने देखा ये कल्चरल भी है। जैसे अमेरिका में वो एक्सपेक्ट करते हैं टिप तो बहुत ज़्यादा ओवरली नाइस होकर कर रहे होते हैं। बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे टिप का वैसा कल्चर नहीं है तो बहुत ही बेकार सी सर्विस होती है कि कोई एफर्ट नहीं कर रहा ना। सो इनकी ये बात सही है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आप दुकान चला रहे हैं और अगर आप, लेकिन दुकानदार को टिप नहीं मिल रही ना, तो वो कारोबार तो है ना, मतलब ग्राहक बनाने के लिए सर दोबारा भी आइएगा। हमें तो याद है इस तरह के होते थे दुकानदार। जब दुकानदार को परवाह नहीं है तो हमें क्या परवाह है यार? हुकूमत को भी किसी चीज की परवाह नहीं होती। हम बात तो फिर भी करते हैं ना बॉस यार। नहीं, परवाह तो किसी को नहीं है यार, लेकिन शो भी है, उसका टाइम भी निकालना होता है ना यार। जिस तरह के कॉल्स आ रही थी ना, ये बहुत ही हटके थी कॉल। आई लाइक दिस। आई लाइक दिस। जो मेरी सबसे क्लासिक कॉल थी ना, वो एक भाई थे, वो क्वेटा वाली चाय वाले होटल वाले, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन चले, एक अलग स्टोरी है। तो अगले कॉलर है हमारे पास डॉक्टर अहमद अली मेमन हैदराबाद से। हेलो जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं डॉक्टर अहमद अली बात कर रहा हूँ। अक्सर बेशतर आपके प्रोग्राम में शामिल भी होता हूँ, देखता भी रहता हूँ। एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी तो क्या बल्कि पूरी सिंध में जो भी लोग रहते होंगे, जाते होंगे कराची। असल में क्या है कि जब हम कराची में जाते हैं और अगर आप मलीर वाली साइड पे लें, एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट वाला रोड ले लें, तो वहाँ से जब आप अपने किसी रिश्तेदार को ले ले वहाँ पर जो हज करके आए या उम्र करके या इवन कहीं बाहर से भी आ जाए, तो फिर उसको जब रिसीव करके वापस हैदराबाद की तरफ या अंदरूनी सिंध आदमी हम जब आते हैं, तो जब हम सुपरा हाईवे को टच करते हैं तो बजाय इन ऐसे वालों ने उनका जो कट है उसको कट को ले आप माना फिर दोबारा टूवर्ड्स जाएं कराची, वो जाके सोराबकोट के करीब से, बिल्कुल सोराबकोट के करीब से फिर दोबारा यहाँ से आप लें यू टर्न और फिर वापस आप कराची या हैदराबाद या अंदरूनी सिंध जाए। और भाई फैसिलिटेट करें। आप छोटा सा कट है, आप अंडरग्राउंड
कोई सबवे बना लें या ओवरहेड ब्रिज बना लें, कोई लाखों की तादाद में लोग महीने में आते जाते हैं पूरी, और फिर एक तरफ आप वावेला करते हो कि जी हम गरीब मुल्क हैं, इतना गैर जरूरी पेट्रोल डीजल लोगों का जाया होता है सिर्फ इस चक्कर में। यार कोई 20 मील के करीब 10 मील जाने के 10 मील आने के कोई तुक है यार? नहीं, आपकी बात सही है। डॉक्टर साहब, ये वही जगह है ना जहाँ से कुछ अर्सा पहले तक एक पुल भी था और पुल से लोग यूं टर्न करते थे, वहां पे काफी ज्यादा ये मगिंग हो रही थी, हथियार लेके लोग खड़े होते थे क्योंकि आप स्लो करने, आपको पता है यही 2-3 मरतबा हुआ भी है। अब वो कुछ लोग तो वो फिर वो कट को यूज भी करते हैं रॉन्ग साइड पे जाके, वो तो NHA वालों को कबूल है, बाकी ये कबूल नहीं कि भाई आप जो है ओवरहेड बिल्कुल सही निशानदेही की आपने, कुछ करने मतलब लोगों से पैसे ले रहे हैं, जिस तरह हमसे पैसे ले रहे हो वैसे भी 400-350 रुपए आने के जाने के, तो बोला 50 रुपए और ले लो, बिल्कुल ठीक, तो साल में बना लो नंबर 1 बात बजाए आपकी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ट्रैफिक बहुत है इस रूट पे ना, काफी सारे लोग तो इस यहाँ से आते जाते हैं। नहीं, एक सिंपल चीज है, इस पे बंदा फैसिलिटेट करते तो कोई अच्छी बात हुई होगी आई थिंक। बिल्कुल ठीक है, तो हम एक यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो आपकी मजीद कॉल्स फिर लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर इकबाल खान साहब हैं कराची से। जी सर। आप तीनों को मुअद्दिबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, बात यह है, मैं पिछले साल रावलपिंडी में अपना मकान बना रहा था, तो जब मैंने क्रश बजरी वाले को कहा कि कल ट्रक तुम कितने बजे लाओगे, उसने कहा मैं रात के 1 बजे लाऊंगा। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है रात के 1 बजे लाने का? उसने मुझे कहा साहब यहाँ आप शायद नए हैं, आपको पता नहीं है, यहाँ दिन में हैवी गाड़ी का दाखला मना है। तो मैंने कहा क्या टाइमिंग्स होते हैं? कहता है 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक 4 घंटे हैवी गाड़ियां शहर में दाखिल हो सकती हैं, उसके बाद नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा है और कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची में तो खैर बहुत कुछ नहीं होता, मगर कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन दिखाने की जरूरत है। ये पानी के टैंकर, ये रेती बजरी वाले बड़े बड़े ट्रॉलर इंसानों को हर रोज मारते रहते हैं, हर रोज मारते रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, ये बेसिकली नहीं, ये कहने का मतलब ये इस तरह मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब इनको जोड़ रहे हैं कि रावलपिंडी में इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल बनाए हुए हैं कि हैवी गाड़ी दाखिल ही नहीं हो सकती। यहाँ भी रात 12 बजे से पहले हैवी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं हो सकती। हैवी गाड़ी तो हर जगह घूम रही होती है। नहीं, यहाँ 12 बजे निकलती है यहाँ से पोर्ट वोर्ट। नहीं, एक तो पोर्ट की ट्रैफिक है ना, उसके लिए तो टाइमिंग्स उसके लिए है, लेकिन बाकी दिन में तो हम देखते हैं पानी के टैंकर और रेती बजरी वाले वो चल रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ की ये बात कर रहे हैं वो आई थिंक उस कम्युनिटी में या उस इलाके में तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आई डोंट नो बहरिया टाउन में हैं या किसी आप इसमें, तो आप इस वक्त गेटेड किस्म की जगह हो। हाँ। लेकिन पूरे शहर में तो आई डोंट नो कि लाहौर इस्लामाबाद में एज अ रूल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट इनकी ये बात सही है कि कराची का ट्रैफिक बेहंगम और ट्रैफिक हादसात और हर तरह की गाड़ी जो है वो हर तरह के रोड पर, मतलब ये तो हम इस पे बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि इसका क्या इलाज है इतने बड़े शहर की जो ट्रैफिक है। एक ज़माने वन वे भी होता था। वन वे भी होता यार, वन वे जहाँ पे भी मैंने देखा है वो ऑब्जर्व तो नहीं हो रहा होता। मुश्किल है, मतलब कह रहा हूँ कि एक ज़माने में होता। हाँ, मतलब बेस्ट है कि जो गलत सारे गलत जा रहे हैं वन वे पे वो आपको आंखें दिखा रहा होगा भाई, वो तुम क्यों आगे हो मेरे साथ। और अगर आप उसको थोड़ा सा वो एहसास दिलाने की कोशिश करें ना, वो समझता है कि ये बाहर से आया है। हाँ, ये खामखा इतराज कर रहा है, हम तो यहाँ पे चलाते ही इस तरह हैं, सारे मोटरसाइकिल वाले सारे वाले ना। सो आप कहते हैं कि यार जैसा देश वैसा भेस, मतलब लेकिन वैसी भैंस। हाँ, वैसी भैंस। तो लेकिन आई हेयर योर फ्रस्ट्रेशन। अब हम आई डोंट नो, देयर इज नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट। साथ मिलके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं हम। ये तो शहाब सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। एक बुनियादी मीडिया ने बहुत काम किया है, यकीन करें, इसकी वजह से जितने नाले गुजर नाले ये वो सब, इसमें क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है कि आप लोग लगे रहे पीछे, कराची कुछ सुधरता जा रहा है। लेकिन अब अफसोस यहाँ क्या हो रहा है, इधर गुजर नाला पूरा बनता जा रहा है, इधर सफाई हो रही है, उधर से कचरा फेंकने वाले माशाल्लाह से दिल लगा के काम कर रहे हैं। कम से कम एक CCTV कैमरे लगाएं, कुछ लगाएं ताकि इनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें,
गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं लाइन से, और कबाड़ी वहाँ बैठा हुआ है, यहीं से ग्रिल तोड़ रहा है वो तो पुल की, और वही कबाड़ी को बेच रहा है। तो कम से कम कबाड़ियों पे छापे मारे। ये मैंने, मैं कह रहा हूँ ना, जितना कराची में डेवलपमेंट हो रहा है, यकीन करें इसमें मैं कहता हूँ 70% ये मीडिया ना होता, आप लोग ना होते, तो शायद ये काम भी कभी ना होते। अब ये थोड़ी और दरखास्त है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करवा लें। ढक्कन चोरों पर थोड़ी सी, ढक्कन और रेलिंग्स वगैरह, ढक्कन रेलिंग, हाँ वो जो हेरोइन पीने वाले हैं वो लगे रहते हैं, वो काट के भेज देते हैं। वैसे बहुत टाइम गुजर गया, मैंने ये नहीं सुना कि वो न्यूट्रल की वायर काट के भाग गए हैं। एक जमाने में बहुत होता था। अच्छा, नहीं, वो तो एक पत्थर बांध के ना ऊपर फेंकते थे, फिर वो न्यूट्रल की तार, एक एकदम धमाके की आवाज आती थी, बिजली जाती थी, वो न्यूट्रल की तार लेके। अच्छा, आपने कभी नहीं? न्यूट्रल की तार क्या महंगी पिचती है? ये मुझे नहीं पता बॉस, मुझे मतलब हेरोइन जी से पूछे ना, मुझे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे इतना पता कि ऐसा होता है। एनीवे, मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से, नहीं कराची से, मोहम्मद सलीम साहब कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बाकी मामला तो चल ही रहे हैं कराची में, सब जानते हैं, लेकिन ये जो मसला है बहुत ही खतरनाक हो गया है, खास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए। एक ये जो दवाएं हैं वो मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जैसे ये फिट्स पड़ जाते हैं ना लोगों को, एपिलेप्सी की बीमारी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए एक टेबलेट इस्तेमाल होती है टेगरोल। 90% आपको न्यूरो फिजिशियन जितने भी है ना वो इसको रिकमेंड करते हैं, टेगरोल। ये नोवाटेक्स वाले बनाते हैं और 260 रुपए 53 पैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है रेट। अब यकीन जानिए ये मैंने 1000 और 1200 रुपए का भी एक डिब्बा खरीदा है। और मेरी बेटी है वो 36 साल की है, वो 36 नहीं तो 35 साल से जो है ये टेबलेट इस्तेमाल करती है, और आजकल 8 टेबलेट रोजाना। अब आप सोचें कि यार मेरा क्या होता होगा, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और वो रिटायरमेंट को भी 10 साल हो गए हैं, तो उसके बाद जो हालत होती है, तो ये कब तक मिलेगी? वो कंपनी वाले से बात करो तो वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में 1200 रुपए की जब चाहे खरीद लें आप मेडिसिन मार्केट। अभी ये हाल में ना, मेरे भी एक बहुत करीबी के रिश्तेदार हैं, वो भी यही भुगत रहे हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की ये एंजाइटी के लिए ज़ेनैक्स और एल्प। अच्छा, ज़ेनैक्स तो आई नहीं रही मार्केट में, और दूसरी मजाक के अलावा 50 दुकानें ढूंढिए, एंड में एक पत्ता मिला है, और वो भी 2 दिन बाद। अच्छा, तो ये एक है बहुत बड़ा इशू है। हाँ ये है, और दवाओं की कीमतें पिछले 1 साल में 20% बढ़ गई हैं, उसके बावजूद ये शिकायत, उसके बावजूद भी है, और एक पूरी ब्लैक मार्केट भी डेवलप हो गई है, जैसे अभी सलीम साहब कह रहे थे, और फिर जाली अद्वियात वो तो जाहिर है, फिर पैरेलल सिस्टम रास्ता खुलता है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं अमानुल्लाह साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। जी, राना अमानुल्लाह गुजरावाला से बात कर रहा हूँ सर। मेरी तरफ से आप तीनों की टीम को बहुत बहुत सलाम है सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मस्जिदों के बिल आते हैं बिजली के, हर बिल के साथ वो 35 रुपए टीवी फीस लगी होती है जी। तो इतना बड़ा सेटअप है माशाल्लाह, किसी अल्लाह के घर को तो माफ कर देना चाहिए। मस्जिद से तो टीवी फीस नहीं लेनी चाहिए। मस्जिद में कोई टीवी होता है, किसी ने केबल लगवाई है? वैसे आपको मैं खुशखबरी दे सकता हूँ कि अब रेडियो टैक्स भी लगेगा जी। अपेरेंटली रेडियो का भी एक टैक्स लगने वाला है। रेडियो का तो लगेगा, मस्जिद को भी लगेगा, सबको लगेगा सर। जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसे लगेगा ना सर। लेकिन सर टीवी फीस तो नहीं ना लगनी चाहिए मस्जिद को। अल्लाह का घर है, बहुत घर है जिनमें टीवी नहीं है लेकिन टीवी फीस फिर भी लगती है। देखिए ये है तो ज्यादती ना सर, है तो ज्यादती। इतनी बड़ी वजारत है मजहबी अमूर की, माशाल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे, इतना बड़ा सेटअप है। ये हाथियों के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। अल्लाह के घर को तो माफ करना चाहिए ना। और जिनके घर टीवी नहीं है वो तो लाखों की तादाद में है, वो तो बंदा जाके कटवा लेता है जिनके घर में नहीं, लेकिन ये अल्लाह का घर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलो बिल्कुल। नसीम उस्मानी साहब है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज्जत दे,
बरकत दे, सलामत रखे हमेशा। बहुत नसीम उस्मानी बोल रहा हूँ। इससे पहले भी आपसे मेरी बात हो चुकी थी जब पानी के ऊपर मैंने बात की। फरमाइए, इस वक्त क्या बात करेंगे आप? जी, अल्लाह और इज्जत दे बरकत। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम अभी सिर्फ ये खेल रहे हैं इलेक्शन कब होंगे, हम सिर्फ ये खेल रहे हैं कि मुल्क में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि हमारा डॉलर कहाँ जा रहा है। और इससे पहले भी मुझे याद है एक जमाना था जब हमारा 27 रुपए का डॉलर था और हम लड़ रहे थे कि अभी नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, अभी लगारी साहब जा रहे हैं, अभी जो है जस्टिस साहब जा रहे हैं, अभी फला साहब जा रहे हैं, और डॉलर 54 रुपए पे पहुंच गया था फौरी तौर के ऊपर। तो इस तरफ जहां तवज्जो देने की जरूरत है वहां हम तवज्जो नहीं दे रहे। जहां महंगाई की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, आज चीनी कहां से कहां पहुंच गई है। एक मेरा मजदूर, मैंने याद होगा आपसे कहा था कि वो 18 रुपए जो है ना टैक्स जो है ना एक रोटी के ऊपर भी दे रहा है, उसके रिफंड का कोई इंतजाम का वो नहीं है। कल मैं सेमिनार में मिला हूँ इसाक-डार साहब से खुद, और दूसरी जगह मिला हूँ लोगों से। बड़ी मैंने इन लोगों से बात की, इल्तिजा की कि जनाब इसका हल एक तो रिफंड को सिस्टम को ठीक करें, दूसरा आप खुदा के वास्ते लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाएं। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं अपनाएंगे इस मुल्क में वो परवान नहीं चढ़ेगा। तो फिर ऐसे ही हमारे ऊपर जागीरदार, सरमायादार और सरमाया जितने लोग हैं वो हमारे ऊपर हावी रहेंगे। असल मसला ये है कि वो महंगाई का इशू है, महंगाई का इशू है, लेकिन लोकल बॉडीज वाली जो बात है उससे तो 100% अग्रीड है। बिल्कुल सही है। तो ये हमारी आखिरी जो कॉल थी उसमें काफ़ी सारे मुफ्त मशवरे आ गए। जी, आखिरी कॉल थी, हमारे पास टाइम अब ख़त्म हो रहा है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आपसे फिर पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।